हेलो लर्नर्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ग्रेड 12 का टॉपिक जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो पार्ट 1 हमने किया हुआ है इसका। इन केस आपने अभी तक नहीं किया है उसको रिवाइज, तो प्लीज पहले आप पार्ट 1 देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंसीडर कीजिए। ये सारा जो भी टॉपिक्स हैं ये मैंने सीबीएसई और एनसीईआरटी की जो बुक साइट पे अवेलेबल है वहां से लिया है, आप चेक कर सकते हैं। और इन केस आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। तो क्या आप जानते हैं कि कभी कभी बॉडी के सिम्टम्स बिना किसी फिजिकल कोज के आते हैं? ये वही कैटेगरी है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। पर्सन को फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे पेन या फिर वीकनेस, लेकिन कोई मेडिकल कॉज नहीं मिलता। फिर भी पेशेंट को लगता है कि कुछ सीरियस है, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं विदाउट मेडिकल कॉज और डिसप्रोपोर्शनेट टू मेडिकल कंडीशन। पर्सन ओवरली प्री ऑक्यूपाइड विद सिम्टम्स, फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स, सिग्निफिकेंट लाइफ डिस्टर्बेंसेस में होता है। फिर हम बात करेंगे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की। पहले इसे हाइपोकॉन्ड्राइसिस कहते थे। पर्सन को लगता रहता है कि उसे कोई सीरियस बीमारी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली कोई सिम्टम नहीं है। डॉक्टर रीएश्योर करते हैं तो भी वो बिलीव नहीं करते। परसिस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन अबाउट डेवलपिंग सीरियस इलनेस, कांस्टेंट हेल्थ वरीज, ओवरली कंसर्न अबाउट अनडायग्नोज्ड डिसीज, नॉट रीएश्योर्ड बाय डॉक्टर्स। तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कोई एश्योरेंस नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, फिर भी उन्हें लगता है कि वो बीमार है। फिर है कन्वर्जन डिसऑर्डर। ये भी इंटरेस्टिंग होता है। पर्सन मोटर या सेंसरी फंक्शन खो देता है, जैसे पैरालिसिस हो जाना या फिर ब्लाइंडनेस, लेकिन मेडिकली कोई कोज नहीं होता। यूजुअली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है, लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर और सेंसरी फंक्शन with no physical cause, often responds to psychological stress। तो ये ही सैड रियलिटी है ये हमारे डिसऑर्डर्स की। Now we will discuss about dissociative disorders. So dissociation, severance of connections between ideas and emotion, sudden temporary alterations of consciousness, blotting out painful experiences। तो डिसोसिएशन का मतलब है आइडियाज और इमोशन के बीच का कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसोसिएटिव एमनीशिया की। एक्सटेंसिव selective memory loss with no organic cause may involve dissociative fugue, unexpected travel, new identity, inability to recall previous identity। तो इसमें पर्सन सिलेक्टिव मेमोरी लॉस फेस करता है बिना किसी ब्रेन डैमेज कॉज के। कभी कभी उसे डिसोसिएटिव फ्यूग भी हो सकता है। पर्सन अनएक्सपेक्टेडली ट्रेवल करने लगता है, नए आइडेंटिटी एज्यूम करने लगता है और पुरानी आइडेंटिटी को भूल जाता है, जिसे हम कहते हैं डिसोसिएटिव एमनेशिया। फिर है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी। ये वर्ड भी आपने सुना होगा। पर्सन एज्यूम्स टू और मोर सेपरेट कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज, often associated with childhood trauma or abuse. Personality may or may not be aware of each other। पहले इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते थे। पर्सन दो या ज्यादा डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी अज्यूम कर लेता था किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा या अब्यूज की वजह से। ये पर्सनालिटीज एक दूसरे के बारे में जानती हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। फिर है हमारा depersonalization, derealization disorder, dream-like state, person separated from self and reality, change in self-perception, temporary loss or alteration of sense of reality। इसमें क्या होता है, पर्सन फील करता है कि वो खुद से और रियलिटी से अलग हो गया है। जैसे आप मूवी देख रहे हो अपनी लाइफ की, लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, बस उसे जी रहे हैं। तो reality is different from the perception। Next, we will talk about depressive disorders।
ये सबसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में से एक है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के की फीचर्स। It is one of the most widely prevalent mental disorders, covers variety of negative moods and behavioral changes. तो period of depressed mood and or loss of interest, pleasure in activities, other symptoms. हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये इसके की फीचर्स है कि डिप्रेस्ड मूड रहेगा, पर्सन जो है वो कॉन्टिन्यूसली सैड रहता है, उसका इंटरेस्ट जो है वो लॉस हो जाता है, जो चीजें पहले अच्छी लगती थी अब उन्हें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। इसे एनीडोनिया कहते हैं। तो चेंजेस इन बॉडी वेट, स्लीप प्रॉब्लम्स रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, एजिटेशन और स्लोड बिहेवियर, थॉट्स ऑफ दैट सुसाइड, एक्सेसिव गिल्ट, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, ऐसे लगेगा कि वी आर नॉट वर्थी। तो साथ में ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स देखिए क्या है। जेनेटिक मेकअप, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, एज, वुमेन जो होती हैं वह स्पेशली यंग अडल्टहुड में ज्यादा रिस्क में है, और नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। अगर आपको या आपके कोई जानकार में ऐसा फील करता है तो प्लीज हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज डिप्रेशन इज ट्रीटेबल, इसका इलाज है। Now we will discuss about bipolar and related disorders. Earlier it is referred to as maniac depressive disorder. तो इसमें bipolar 1 disorder और bipolar 2 disorder हमारा करके होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे bipolar 1 disorder की। इसमें मैनिया और डिप्रेशन दोनों होते हैं, जो ऑल्टरनेट होते हैं। कभी कभी बीच में नॉर्मल मूड का पीरियड भी होता है। मैनियक एपिसोड्स रेयरली अकेले आते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स बोथ मैनिया एंड डिप्रेशन विच ऑल्टरनेट एंड आर समटाइम्स इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड। मैनियक एपिसोड्स रेयरली अपीयर अलोन। फिर हम बात करते हैं बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की। इसमें डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनियाक एपिसोड्स होते हैं। हाइपोमेनिया का मतलब होता है जो मैनिया से कम सीवियर होता है थोड़ा। ये भी नॉर्मल मूड के साथ ऑल्टरनेट करता है। Involves depression and hypomaniac episode, less severe than full mania, alternating with periods of normal mood. फिर है cyclothymic disorder, chronic mood instability with numerous hypomaniac periods and depressive episodes, but neither as severe as bipolar 1 or 2. बहुत सारे हाइपोमेनिक पीरियड्स और डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, लेकिन उतने सीवियर नहीं होते जितने बाइपोलर 1 और 2 में होते हैं। सोचिए जैसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर, कभी बहुत हाई जो जिसे हम कहेंगे मैनिया, कभी बहुत लो जिसे हम कहेंगे डिप्रेशन। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। तो ये सबसे सिवियर डिसऑर्डर्स में से एक है। इसमें पर्सन की थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन, मोटर बिहेवियर सब अफेक्टेड हो जाता है। Group of psychotic disorders with disturbed thought processes, strange perceptions, unusual emotional states, motor abnormalities, social, occupational, personal function deteriorates tremendously, costly to patients, families and society. तो इसके दो टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। पैथोलॉजिकल एक्सेसेस, पैथोलॉजिकल डेफिसिट। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसेस, इसमें मतलब एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई हैं। जैसे कि सबसे पहले डिल्यूजन, फॉल्स बिलीफ फॉर्मली हेल्ड ऑन इन एडवोकेट ग्राउंड्स। फॉल्स बिलीफ जो फॉर्मली होल्ड की जाती हैं बिना किसी प्रूफ के, जैसे मुझे लगता है लोग मुझे ट्रैक कर रहे हैं, या मैं ही सब कुछ हूं, इस टाइप के डिल्यूजन्स। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ग्रैंडियर, कंट्रोल, हेल्यूसिनेशंस। फिर इसमें क्या होता है, परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई मोस्ट कॉमन होता है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होते हैं, जैसे आवाजें सुनाई देना, विजुअल टेक्टाइल भी हो सकते हैं। परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई।
ऑडिटरी इसमें मोस्ट कॉमन होता है, विजुअल, टैक्टाइल, सोमैटिक, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी हो सकते हैं। फिर है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच हो सकती है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, अनसुटेबल इमोशंस फॉर सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से गलत इमोशंस, जैसे फ्यूनरल में हंसना, तो ये सब कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इसके नेगेटिव सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, मतलब चीजें कम हो गई हैं, जैसे कि एलोजिया, पोवर्टी ऑफ स्पीच, रिडक्शन इन स्पीच कंटेंट, बहुत कम बोलना, ब्लंटेड इफेक्ट, लेस एंगर, सैडनेस, जॉय देन मोस्ट पीपल, इमोशंस का नहीं दिखना, न्यूट्रल। और फिर है इसमें फ्लैट इफेक्ट, नो इमोशंस एट ऑल, ये बता दिया। एवोल्यूशन, अपैथी, इनएबिलिटी टू स्टार्ट कंप्लीट एक्शन, कुछ भी स्टार्ट कंप्लीट करने में इनएबिलिटी, सोशल विड्रॉल हो सकता है, फोकस ऑन ओन आइडियाज एंड फैंटेसीज। तो कैटाटोनिया में पर्सन आवर्स तक मोशनलेस रह सकता है, ये बिजार पोस्चर्स एज्यूम कर सकता है। ओके फाइन। तो साइकोमोटर सिम्टम्स एंड कैटाटोनिया, यही मैं आपको बता रही थी कि कैटाटोनिया में पर्सन आवर्स तक मोशनलेस रह सकता है, और इसमें बिजार पोस्चर्स जो होते हैं वो एज्यूम हो जाते हैं, रिड्यूस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, odd grimaces and gestures. Catatonic stupor, remain motionless and silent for long periods. Catatonic rigidity, maintain rigid upright postures for hours. Catatonic posturing, assume awkward bizarre positions for long periods. तो यहाँ इसको एक बार रीड कर लीजिएगा. Now we will discuss about neurodevelopmental disorders. तो ये अर्ली डेवलपमेंट में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, मोस्टली स्कूल जाने से पहले या अर्ली स्कूलिंग के टाइम. मैनिफेस्ट इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सिम्टम्स अपीयर बिफोर स्कूलिंग और ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग, रिजल्ट इन हैम्परिंग पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग. तो इसमें दो होते हैं हमारे, ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ये दोनों आपने सुने होंगे वर्ड्स. और सबसे पहले हम बात करते हैं ADHD को. ये होता है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसके दो मेन फीचर्स होते हैं, इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी. तो इन अटेंशन में क्या होता है कि सस्टेन अटेंशन नहीं रख पाना, असाइनमेंट्स में केयरलेस रहना, क्विक टू लॉस इंटरेस्ट, जल्दी इंटरेस्ट खत्म हो जाना. और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव चिल्ड्रन में क्या होता है, अनेबल टू कंट्रोल रिएक्शंस, वेट करने में डिफिकल्टी होना और टेम्पटेशन रेजिस्ट करने में प्रॉब्लम होना. और हाइपर एक्टिव में कांस्टेंट मोशन में रहेंगे, स्कीम, क्लाइंब, रन एमलेसली, टॉक, तो ये सब रहेंगे. आपने कुछ बच्चों में ये फीचर्स देखे होंगे. फिर है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, इसमें सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट्स होते हैं, प्लस स्टीरियोटाइप बिहेवियर, जैसे हैंड फ्लैपिंग, हेड बैंगिंग. तो वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट्स इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, इंटरेस्ट एक्टिविटीज. तो 70% केसेस में इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी भी होती है. बहुत सीरियस एबनॉर्मेलिटीज इन कम्युनिकेशन, कई बच्चों में स्पीच डेवलप नहीं हो पाती है. तो marked difficulty in social interactions across context, restricted range of interest, serious abnormalities in communication and language, repetitive behavior होते हैं and self-stimulatory, self-injuries movement. 70% have intellectual disabilities. ये डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके साथ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों चाहिए. नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर. तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ अप्रोक्सीमेटली 70 या उससे कम, और डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर, 70 और लो, और डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर. और ये 18 साल की एज से पहले मैनिफेस्ट होना चाहिए, तभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मानी जाएगी. उसके लेवल्स होते हैं, माइल्ड हो सकती है जिसमें IQ 55 से 70, मॉडरेट 35 से 55, और सिवियर 20 से 35, और प्रोफाउंड बिलो 20. तो ये सब इसके लेवल्स हैं. फिर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर. इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होना, डिफिकल्टी परसीविंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, मैनिफेस्ट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्ड और स्कूल ईयर्स,
प्रॉब्लम इन रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स डिस्पाइट रिसीविंग सपोर्ट एंड असिस्टेंस। ये नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, बस लर्निंग के तरीके अलग हैं, उन्हें प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत होती है जिनमें ये डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स की। तो इसमें हमारा होता है ऑपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर, जिसे हम ODD भी बोलते हैं। बच्चे एज इन अप्रोप्रिएट स्टबर्ननेस जो होती है, इसमें इरिटेबिलिटी, डेफियंस दिखाते हैं, डिसओबीडियंस होती है, हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाता है। लेकिन ये बच्चे खुद को एंग्री या अपोजिशनल नहीं मानते, वो अपने बिहेवियर को सर्कमस्टेंसेस का रिएक्शन बताते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट सी देमसेल्व्स एज एंग्री, जस्टिफाई बिहेवियर एज रिएक्शन टू सर्कमस्टेंसेस। फिर है हमारा कंडक्ट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एंटी सोशल बिहेवियर भी इसे बोलते हैं, वायलेटिंग सोसाइटल नॉर्म्स और दूसरों के राइट्स। इसमें एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा, वर्बल एग्रेशन रहेगा, फिजिकल एग्रेशन, हिटिंग, फाइटिंग, होस्टाइल एग्रेशन, इंजरी वगैरह भी हो सकती है, प्रोएक्टिव एग्रेशन, डोमिनेटिंग, बुलिंग। तो इसमें ये सब कुछ हो सकता है। एज इन अप्रोप्रिएट एक्शंस, वायलेटिंग फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल नॉर्म्स, अदर्स राइट, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये वर्बल एग्रेशन, फिजिकल एग्रेशन, होस्टाइल और प्रोएक्टिव एग्रेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये डिसऑर्डर्स मेनली बिहेवियरल पैटर्न से आइडेंटिफाई होते हैं जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये सभी सिम्टम्स पाए जाते हैं इस डिसऑर्डर में। Now we will talk about feeding and eating disorders of special interest to young people, often linked to distorted body image and societal beauty standards. ये यंग पीपल के लिए स्पेशली रेलेवेंट है क्योंकि सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड और डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसमें एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, इसमें पर्सन खुद को ओवरवेट समझता है, वो बहुत पतला है लेकिन फिर भी उसे क्या लगता है कि मैं ओवरवेट हूँ, खाना रिफ्यूज करता है, कंपल्सिवली एक्सरसाइज करता है, अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स जैसे दूसरों के सामने नहीं खाना, वेट बहुत इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और स्टारवेशन से डेथ भी हो सकती है। तो डिसऑर्डेड बॉडी इमेज लीडिंग टू सेल्फ परसेप्शन एज ओवरवेट, refuses to eat, exercise compulsively, unusual eating habits, refusing to eat in front of others, loses loses large amount of weight, risk of starvation to death. फिर है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें एक्सेसिव ईटिंग होती है, बिंज ईटिंग जिसे हमें बोलते हैं। उसके बाद पर्जिंग, लेक्सेटिव और ड्यूरेटिक्स या वॉमिटिंग से। बिंज के बाद डिसगस्टेड और अशेम्ड फील करते हैं। पर्ज करने के बाद रिलीफ मिलता है, ये एक साइकिल है। तो ईट्स एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फूड, देन क्या करते हैं, उसे पर्ज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं यूजिंग लेक्सेटिव्स, ड्यूरेटिक्स और वॉमिटिंग उसके द्वारा। और फील्स डिस्गस्टेड एंड अशेम्ड व्हेन बिंजिंग, शेम फील करते हैं, और जब वो पर्ज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उन्हें रिलीफ फील होता है। ये एक साइकिल उनका बिहेवियर बन जाता है। फिर है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग विदाउट पर्जिंग। इसमें ईटिंग पे कंट्रोल नहीं होता और उसे वो पर्ज करना भी जरूरी नहीं समझते। फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं, ईटिंग पे कंट्रोल नहीं होता, हायर स्पीड्स होती है इसमें, और लार्ज अमाउंट्स बहुत ज्यादा खा लेते हैं। जब भूख नहीं लगती फिर भी कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, और कुछ इसमें पर्जिंग कंपोनेंट नहीं होता है। तो बॉडी इमेज जो होती है इश्यूज बहुत कॉमन है, प्लीज याद रखिए, हेल्थ मैटर्स मोर देन अपीयर। आप एक हेल्थ जो है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, डजेंट मैटर कि आपकी जो बॉडी शेप है वो, आप या कैसे दिखते हैं वो कैसी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीरियस टॉपिक, सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, मॉल एडिक्टिव बिहेवियर्स फ्रॉम रेगुलर कंसिस्टेंट यूज ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम्स फेसिंग सोसाइटी टुडे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी में ये। तो सबसे पहले है हमारा अल्कोहल अब्यूज, रेगुलरली बड़े अमाउंट में पीना, अल्कोहल पे रिलाई करना, और प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए
और बॉडी बिल्ड्स टॉलरेंस नीड्स मोर टू फील इफेक्ट्स। तो बॉडी टॉलरेंस बिल्ड करती है, ज्यादा चाहिए ऐसे इफेक्ट के लिए, और विड्रॉल होता है जब बंद करते हैं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। डिस्ट्रॉयज फैमिलीज, फैमिली को, करियर को और डिस्ट्रॉय कर देती है, और इससे क्या होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। फिर है कोकेन अब्यूज, रेगुलर यूज से अब्यूज पैटर्न। कोकेन जो है वो लाइफ डोमिनेट कर लेता है। स्टॉप, अगर आप बंद कर देंगे तो आपको डिप्रेशन, फैटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ये सब कुछ फील होगा, आपने देखा भी होगा। तो कोकेन डोमिनेट्स पर्सन लाइफ, डोमिनेट कर लेता है एक पर्सन की लाइफ को। अगर हम बंद करने का सोच रहे हैं, नहीं लेते, तो हमें बहुत डिप्रेशन, फैटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। ये बहुत ही सीरियस, डेंजरस टू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत सीरियस इश्यूज हैं। इसमें जो बहुत ज्यादा अब्यूज्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हम DSM-5 में अगर हम बात करें, कॉमनली अब्यूज्ड सब्सटेंसेस DSM-5 के अंदर, इसमें अल्कोहल आता है, और स्टिमुलेंट्स आते हैं हमारे, कोकेन वगैरह हो गए, कैफीन हो गया, कॉफी, टी, कैफीनेटेड सोडा, चॉकलेट, कैनबीज, भांग, मारिजुआना, और LSD, मेस्केलिन। इनहेलेंट्स होते हैं हमारे, गैसोलीन, ग्लू या स्प्रे हो गया, टबैको, सिगरेट, बीड़ी, ओपिएट्स, मॉर्फिन, हेरोइन, कफ सिरप, पेन किलर्स, और सेडेक्टिव्स की अगर बात करें तो स्लीपिंग पिल्स हो गई हमारी, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस हो गई, हाई हिप्नोटिक्स, एंजियोलिटिक्स। तो ये सब कुछ हमारे अब्यूज्ड सब्सटेंसेस में आते हैं। ये सब आप नाम एक बार याद कर लीजिएगा। ये मेडिकल टर्म्स हैं, जैसे कि डेक्स्ट्रोफेटामाइंस और मेटामेफेटामाइंस। तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। तो ये सब बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, यू नीड टू स्टे अवे। तो एक बार चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया है। तो हमने अब नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा, 4Ds के बारे में पढ़ा, DSM-5, APA, ICD के बारे में पढ़ा, और बायोसाइको सोशल अप्रोच पढ़ी हमने, मल्टीपल मॉडल्स पढ़े, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, मल्टीपल डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, OCD, ट्रॉमा, सोमैटिक, डिसोसिएटिव, डिप्रेशन, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, न्यूरो डेवलपमेंटल, कंडक्ट, ईटिंग, सब्सटेंस रिलेटेड। तो ये चैप्टर जो है वो हमें अवेयरनेस भी करता है और एम्पैथी दोनों सिखाता है। मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फिजिकल हेल्थ। अगर आप या आपका कोई जानकार है जिसे हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज उसको इग्नोर ना करें और हेल्प लें और गाइड करें। तो यहाँ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।